हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सट्रोवर्ट मेंटोर में। और आज हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। और जो सोर्स है वो है नवीन शर्मा सर की जो किताब है जीएस सुधा। इसी से हम कंप्लीट पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। और मैं कह रहा हूँ आप बने रहिए क्लास में, और एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा बहुत कम समय में। और जो आपके आने वाले एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, जो लेखपाल हुआ, वीडियो हुआ, लोअर पीसीएस, जितने भी एग्जाम है सभी कवर हो जाएंगे। काफी अच्छी किताब है। पहले हम इसमें देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में देखें तो संविधान संविधान वह वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के उन मूलभूत कानूनों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी देश या किसी राज्य के शासन को चलाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत में ब्रिटिशियर्स 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। और 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। और भारतीय संवैधानिक विकास को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, और हम इसको आगे देखने वाले हैं। भारत के संवैधानिक विकास की बात करें तो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है, और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। आपको मालूम, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत साथ देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। और अगर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। कंपनी का शासन देखें तो जो कंपनी का शासन है वो 1773 से 1858 ईस्वी तक चलता है। कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी तक चलता है। और अब इसमें हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को देखें तो इस अधिनियम के तहत बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, और जिसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद नियुक्त की गई। यानी गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई और उसके लिए 4 सदस्यों की एक परिषद नियुक्त की गई। इसके अंतर्गत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग। और इस अधिनियम के तहत मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। यानी मद्रास और जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी उनको बंगाल प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया। किसमें? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे, और चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड ये सहायक न्यायाधीश थे। एलिजा एम्पे तो मुख्य न्यायाधीश थे, और चैम्बर, लेमिस्टर और हाइड ये उनके सहायक न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी वो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, और उपहार, जो भारतीयों से उपहार लेते थे, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन करके कंपनी पर नियंत्रण अधिक सशक्त कर दिया। यानी जो इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया कंपनी ने, और इसके तहत सैन्य, नागरिक और राजस्व मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब कंपनी जो भी जानकारी होगी, चाहे राजस्व मामले की हो, चाहे सैन्य मामले की हो, वो ब्रिटिश सरकार को टाइम टू टाइम देती रहेगी। अब इसके बाद देखते हैं 1781 का अधिनियम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए संसद ने इस अधिनियम को पेश किया, और 1781 के अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, तो 1781 का जो अधिनियम था उसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पूछ ले आपसे कि कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को किस अधिनियम या एक्ट के द्वारा
अलग किया गया तो वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, जिससे कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। और इस एक्ट ने सरकार को कंपनी के राजनीतिक मामलों पर अधिक नियंत्रण देने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जबकि वाणिज्यिक मामलों को कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रखा और इसी प्रकार द्वैध शासन का शुभारंभ हुआ। यानी 1784 के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गठित हुए और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो वाणिज्यिक मामले अपने पास रखता था। और भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र घोषित किया गया और गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई। जो गवर्नर जनरल की परिषद में संख्या थी सदस्यों की, वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई। किसमें? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण करे। 1786 का अधिनियम 1786 के अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। 1786 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान शक्तियां भी प्रदान की गईं और पहली बार ये दोनों अधिकार गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को पहली बार ये अधिकार प्राप्त हुए थे। अब 1799 के चार्टर एक्ट देखते हैं। 1799 के चार्टर एक्ट की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात की गई। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा जो नियंत्रक मंडल के सदस्य थे उनको भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात की गई और इस अधिनियम के द्वारा सभी कानूनों तथा विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सभी कानूनों तथा विनियमों को व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट की बात करें तो इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहा। और कंपनी का लाभांश 10.5% निर्धारित कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी का लाभांश 10.5% निर्धारित कर दिया और इस चार्टर अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई गतिविधियों का ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया और ब्रिटिश संसदीय अनुमति के बिना यह कानून लागू नहीं किया जा सकता था। अब क्या किया कि जो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास सरकारें जो कानून विधि बनाएंगी उसको संसद अनुमोदित करेगी, ऐसा अनिवार्य कर दिया गया। और ब्रिटिश संसदीय अनुमति के बिना, अब ब्रिटिश संसद की जो अनुमति होगी तभी कोई कानून लागू होगा, बिना ब्रिटिश संसद की अनुमति के कोई कानून लागू नहीं हो गया। और इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया तथा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। और इस अधिनियम में भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान का प्रावधान किया गया। अब 1833 का चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया तथा विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। अब 1833 के अधिनियम की बात करें, अगर 1833 के अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम ने भारत में पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। 1833 के अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा बंबई, मद्रास के गवर्नरों को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। यानी 1833 के जो अधिनियम था उससे बंबई, मद्रास के गवर्नरों को विधायी शक्तियां नहीं दी गई, मतलब बंगाल के पास सारी चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूर्ण रूप से प्रशासनिक न्याय बन चुकी थी। और
इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका संबंधी असीमित अधिकार प्रदान कर दिए और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून और नए कानून तहत बनाए गए कानून को अधिनियम कहा गया। जो पहले के कानून थे उन्हें नियामक कानून और जो बाद में बने उन्हें अधिनियम कहा गया। और इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं के आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया और इस अधिनियम की धारा 87 में प्रावधान किया गया कि रंग, जाति और धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कुछ तो सुधार हुआ। इस अधिनियम ने दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया और 1843 में एलन बरो द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया और अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा मैकाले को प्रथम विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया तथा मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन हुआ। मैकाले कौन सा? 1833 का अधिनियम। 1853 का चार्टर एक्ट। अब 1853 के चार्टर एक्ट को देखें तो यह अंतिम चार्टर अधिनियम था और भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यानी विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया कब? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिसमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता था। इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण हेतु भारत के अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया तथा सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। और इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का निदेशकों को नामित करने का अधिकार दिया गया। अब आता है ब्रिटिश ताज का शासन। अब ब्रिटिश ताज के शासन को देखते हैं जो 1858 से 1947 तक चला था। भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया और इस अधिनियम का उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटनाओं का पुनरावृत्ति को रोकना था। इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था तथा वायसराय भारत में ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। जो कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, वो भारत के प्रथम वायसराय थे और इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया तथा द्वैत शासन का भी अंत कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा एक नया पद भारत का राज्य सचिव का सृजन किया गया। आपसे पूछ सकता है कि भारत के राज्य सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया, तो वो होगा भारत शासन अधिनियम 1858। और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था जो सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद नियुक्त की गई। जो 1858 के अधिनियम में भारत का राज्य सचिव पद का सृजन किया गया और उसकी सहायता के लिए एक परिषद भी नियुक्त की गई 15 सदस्यीय। और इस अधिनियम की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों में भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। और अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय सदस्यों को वायसराय की परिषद में शामिल करने की शुरुआत हुई। यानी भारतीय सदस्य भी अब वायसराय की परिषद में शामिल होंगे। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया और प्रांतीय विधान परिषदों को भी विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। अब 1861 में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई और गवर्नर जनरल थे उनमें उनकी परिषद में भारतीय भी शामिल होने लगे। 1602 ईस्वी में कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा देवनारायण, पटियाला के महाराजा नरेंद्र देव तथा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। अब गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया। इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में एक 5वां सदस्य भी शामिल किया गया और गवर्नर जनरल को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो आपातकालीन स्थिति में 6 महीने तक प्रभावी रह सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान की गईं। इसके द्वारा 1861 के अधिनियम द्वारा मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान की गईं और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ। और कैनिंग ने विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कैनिंग ने की थी और इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते थे और इन नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। अधिनियम की कमियां। अब इस अधिनियम की कमियां देखते हैं। अधिनियम की कमियों की बात करें तो विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी। वह न तो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और न ही बजट पर बहस कर सकते थे। यानी जो गैर सरकारी सदस्य थे उन्हें ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए। और जो गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित की किसी भी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता था। जो गवर्नर जनरल था जो किसी भी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता था और उस तथा ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। यानी ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। अब भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। यानी जो 1892 का अधिनियम था इसमें कुछ और सदस्यों को बढ़ाया गया। जो गैर सरकारी सदस्य थे थोड़ा बहुत बढ़ाए गए, लेकिन जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का ही था। और इस अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया तथा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई। अब सदस्यों को आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हो गई, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। और केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 निश्चित कर दी गई और इनमें से 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना चाहिए निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों का जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगर पालिका और वाणिज्य मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। अब भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात करते हैं तो यह अधिनियम का दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार है। इस अधिनियम का दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार है और मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे तथा मिंटो भारत के प्रथम वायसराय थे। जो मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना बताया था। मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना बताया था और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत परिषद अधिनियम 1892 की कमियों को दूर करने तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत की बढ़ती हुई उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 हो गई और जबकि प्रांतीय में अलग अलग थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय परिषदों में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, परंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ संगठन बनाने का प्रावधान किया गया तथा जिसके फलस्वरूप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। ध्यान रखना, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वह वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और इस प्रणाली के आधार पर ही प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों तथा जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक कहा जाता है। मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम का दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। मॉन्टेग्यू ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।
यह अधिनियम 1921 ईस्वी से लागू हुआ था। जो ये अधिनियम था 1921 से लागू हुआ था और इस अधिनियम को पारित करने के निम्न कारण थे: सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन तथा प्रथम विश्व युद्ध। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना की गई तथा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया तथा प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया: आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो प्रांतीय विषय थे उन्हें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में बांट दिया गया। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था तथा आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। आरक्षित विषय जैसे राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस। राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस ये आरक्षित विषय थे और हस्तांतरित विषय की बात करें तो स्थानीय सुशासन, शिक्षा, कृषि तथा स्वास्थ्य सेवाएं ये हस्तांतरित विषय में थे। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया और इस अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों से अन्य 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। मतलब 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, लेकिन इसमें कमांडर इन चीफ को शामिल नहीं किया गया, यानी कमांडर इन चीफ को छोड़कर। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य अधिनियम के लागू होने के 10 साल बाद जांच करके रिपोर्ट सौंपना था। और इस अधिनियम के द्वारा सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 को देखते हैं। अब भारत शासन अधिनियम 1935 देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान कहा गया। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं और इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया तथा अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। संघ सूची में 100 विषय थे, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू हुआ। यानी 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी किया गया। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया तथा लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिला। यानी 10%, आप सोच सकते हैं, सिर्फ 10% लोगों को मत देने का अधिकार था। इस अधिनियम के माध्यम से 1935 ईस्वी में भारत के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और इस अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और इसके पहले न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के अधिनियम से बर्मा को अलग कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित इंग्लैंड में भारत परिषद को समाप्त कर दिया। और इस अधिनियम के द्वारा 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, जिनमें बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम थे। इस अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई तथा प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया।
1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। अब क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। डेट याद रखना काफी इंपोर्टेंट है। और यह एक सदस्यीय आयोग था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन ने निम्न प्रस्तावों की घोषणा की थी। जो क्रिप्स मिशन था इसने बहुत सारे प्रस्ताव सुझाए। इसको देखते हैं। इसने कहा कि ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करेगी जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी तथा इसे ब्रिटेन के संबंध तोड़ने की भी स्वतंत्रता होगी। यानी इसे ब्रिटेन से संबंध तोड़ने की भी स्वतंत्रता होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधित्व और देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। ब्रिटिश सरकार के प्रांतों या देशी रियासतों को यदि नया संविधान पसंद नहीं आएगा तो उन्हें अपने लिए एक संविधान बनाने का अधिकार रहेगा तथा उनकी स्थिति भी भारतीय संघ के समान रहेगी। संविधान सभा तथा और ब्रिटिश सरकार के बीच सुरक्षा हेतु एक संधि की जाएगी। जब तक नया संविधान कार्यान्वित नहीं होगा तब तक ब्रिटिश सरकार ही भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। और कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था तथा कांग्रेस भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर सहमत नहीं थी। और क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। और महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का भविष्य में भुनाने वाला चेक था, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा क्रिप्स मिशन के बारे में। अब बेवेल प्लान, बेवेल योजना 1945। भारत के तत्कालीन वायसराय बेवेल ने 14 जून 1945 को बेवेल योजना प्रस्तुत की। और बेवेल योजना में क्या सुझाव थे वो देखते हैं। इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करना है और वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे तथा परिषद में स्वर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसा बेवेल योजना में कहा गया। कार्यकारी परिषद में अंतरिम सरकार के समान होगी। कार्यकारी परिषद अंतरिम सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग अकार्ड नहीं कर सकेगा। यानी बिना किसी कार्ड के गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसा कहा गया। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। अब शिमला सम्मेलन देखते हैं। शिमला सम्मेलन 24 से 25 जून 1945 को शुरू हुआ था और 14 जुलाई 1945 तक चला। 14 जुलाई 1945 तक चला, लगभग 20 दिन चला ये। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी कि वायसराय कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुसलमान सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी और कांग्रेस लीग की इस शर्त से सहमत नहीं हुई और कांग्रेस थी जो मुस्लिम लीग की इस शर्त से सहमत नहीं हुई, जिस कारण यह सम्मेलन असफल रहा। अब कैबिनेट मिशन 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन का गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा किया गया और यह एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और इस मिशन का नेतृत्व पैट्रिक लॉरेंस ने किया था और इसके दो अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये दो अन्य सदस्य थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा तथा विदेश, रक्षा और संचार विभाग को संघ के अधीन किया जाएगा और इसके लिए धन एकत्रित करने का अधिकार संघ को होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधान परिषद होगी जिसमें ब्रिटिश, भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होंगी। और संविधान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे जिसमें से 299 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से,
93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे वो दिल्ली, आमेर मेरवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लगभग प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या का संविधान में एक सदस्य चुना जाएगा और प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा।